देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट ही ना हो। देखिए मैंने जैसे पीछे दिखाया था अभी कि यहाँ पे एचआरए अगर है तो आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिलेगी। सपोज मान लीजिए कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपके सैलरी के अंदर एचआरए का कंपोनेंट ही नहीं है, आपको एचआरए कंपनी से मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप रेंट पे कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो क्या आपका वो जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो बेकार चला गया? आपको इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 80GG, जहाँ पर 60,000 रुपये तक की डिडक्शन पूरे साल की है दोस्तों, ये मिलती है। लेकिन हो सकता है आपका एम्प्लॉयर इसको ना ले, तो आप क्या करें, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं डायरेक्ट वहाँ पे एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप इसको एज पर लिमिट जो भी 80GG की लिमिट है उसके हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो अगर आपको एचआरए नहीं भी मिल रहा है और आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तब भी पूरा पूरा बेनिफिट जो रेंट का पे कर रहे हैं एज पर लिमिट अंडर सेक्शन 80GG वो मिलेगा, लेकिन वो आपको डायरेक्ट आईटीआर के अंदर भरकर ही मिलेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ तीसरा एचआरए का, अभी मैं सारे पॉइंट ये एचआरए का ही बता रहा हूँ। जितनी भी प्रॉब्लम्स एचआरए में आती हैं, एचआरए में तरह तरह के लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं वो एचआरए की क्वेरी हमारे पास आती है। देखिए रेंट की जो पेमेंट है वो एक्चुअल होनी चाहिए, किसी भी तरीके से वो फैब्रिकेटेड या गलत नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल में होनी चाहिए। कैश से हो तो भी चलेगा, बैंक से पेमेंट करिए तो भी चलेगा, आरटीजीएस एनएफटी सब चलेगा, लेकिन पेमेंट होना जरूरी है। चाहे आप अपनी फैमिली मेंबर जो मदर हैं या फादर है, अगर आप उनको भी रेंट पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिए वो जेन्युइन अगर है। मैं सिर्फ यहाँ जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपने रेंट एग्रीमेंट बना लिया और मदर फादर के नाम पे आप क्लेम लिए जा रहे हैं। अगर जेन्युइन है तो आप अपने मदर फादर से भी रेंट को क्लेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, उसकी पेमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए, वो कैश से हो या बैंकिंग चैनल से हो, डजेंट मैटर, लेकिन पेमेंट होना बहुत जरूरी है। एचआरए की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसकी पेमेंट एक्चुअल होनी चाहिए। एक्चुअल से मतलब आपने वो पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल के दें या उसको एनएफटी या आरटीएस दें। देखिए ध्यान रखिए, अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे कोई रेंट एग्रीमेंट बना के बैठे हैं और उसको रेंट पे करके एचआरए क्लेम ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती हैं। एक तो आपका रेंट चला जाएगा, एक तो पैसा गया, दूसरा आपको टैक्स में डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, डबल डबल लॉस होगा। तो ध्यान रखिए प्लीज़, इस चीज़ को ऐसे ना करें कि आप अपने स्पाउस के नाम पर रेंट एग्रीमेंट बना के आप उसको एचआरए एग्जम्पशन जो है उसमें इनकम टैक्स में क्लेम करें। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ वो ऐसा ना करें। देखिए अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर को रेंट पे कर रहे हैं और उसकी एचआरए की एग्जम्पशन ले रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें, क्योंकि आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो उनकी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मैंने एडिशनल पॉइंट लिया है क्योंकि 95% लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी भी रिलेटिव को रेंट तो पे करते हैं, वो अपने एचआरए की एग्जम्पशन भी ले लेते हैं, लेकिन वो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते। तो उससे क्या आता है, उनको नोटिस आता है और फिर उनको पैनल प्रोविज़न पेनल्टियाँ ये सब लगती हैं, तो वो सही नहीं है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो उन्हें एडवाइस जरूर करें कि आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भर दें, ताकि आपको जो एचआरए में एग्जम्पशन मिली है वहाँ से वो वेरीफाई जरूर हो जाए। देखिए क्वेश्चन आता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कि रेंट एग्रीमेंट क्या करें, एक सिंपल पेज पे लिख के दे दें, क्या करें? देखिए स्टैम्प पेपर 10 रुपये का आता है, स्टैम्प पेपर 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लें, वो अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि 4 साल पुराना है या किसी आदमी ने अक्टूबर में ज्वाइन करा तो वो क्या करते हैं, अक्टूबर में ही रेंट एग्रीमेंट बना के देते हैं। रह तो वो अप्रैल से रहा है, लेकिन वो अक्टूबर का रेंट एग्रीमेंट आएगा तो आपको अक्टूबर से ही मिलेगा, अप्रैल से नहीं मिलेगा। देखिए डूली सैंड होना चाहिए दोनों तरफ से, जो लैंडलॉर्ड है उससे भी सैंड होना चाहिए और नोटराइज भी होना चाहिए। उसके अंदर आपका मंथली रेंट लिखा होना चाहिए, आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल। ऐसा ना हो फैब्रिकेटेड सब बनाया और वहाँ सबमिट कर दिया, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर उस एग्रीमेंट को देख के आपको एचआरए का क्लेम ना दे, एग्जम्पशन ना मिले। देखिए अगर 1 लाख रुपए से कम का रेंट आप पे कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है लैंडलॉर्ड की, ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, आपको मंथली रेंट रिसिप्ट और जो रेंट एग्रीमेंट है एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट 10 रुपये की स्टैम्प पेपर पे भी चल जाएगा, नोटरी होना चाहिए, उसमें सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ एचआरए का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारी क्वेरी मेरे इसके लिए आती है मेरे पास कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और ज्वाइंट रेंट एग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग है और दोनों ही किराए के मकान में रहते हैं और दोनों ही एग्जम्पशन के लिए करना चाहते हैं, तो दोनों को ही एग्जम्पशन मिलेगी। हाँ, रेंट एग्रीमेंट में उनका नाम लिखा होना चाहिए, दोनों का नाम लिखा होना चाहिए और लिखा होना चाहिए कि दोनों ही घर में रह रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसके अंदर है, दोनों को पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंडीशन जो मैंने बताई है पेमेंट की, वो पेमेंट की कंडीशन हर जगह लागू होगी, चाहे आप अपने रिलेटिव को दे रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स हैं, जैसे पीजी होते हैं, वहाँ पे 4 फ्रेंड्स रहते हैं और उसका किराया 50,000 रुपये है और सारे मिलके 12,500 रुपये देते हैं। तो देखिए रेंट एग्रीमेंट हमेशा एक बनता है और सब अलग अलग देते हैं। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस ये है कि जो रेंट एग्रीमेंट है आप उसके अंदर ये स्पेसिफाई जरूर करें कि हम 4 लोग हैं और चारों 12,500 रुपये जो है ईच शेयर जो है 12,500 रुपये का बनता है हमारा, तो उसको ध्यान रखें। और इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है बोल्ड में और रेड करके कि 6-6 महीने का फॉलो ना करें। कि ऐसा नहीं है हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट रेंट एग्रीमेंट है तो 6 महीने के चेक तो मैंने दे दिए हैं और बाद के 6 महीने के मेरी वाइफ ने दे दिए, या 6 महीने 3 महीने का मेरे फ्रेंड ने, 3 महीने का उस फ्रेंड ने, 3 महीने का 3 महीने का, जो 4 फ्रेंड रह रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए ऐसा मत करिए, मंथली HRA जो कैलकुलेट होता है वो मंथली होता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने फॉलो कर लिया या 3-3 महीने फॉलो कर लिया। जो आपका रेंट बनता है, मान लीजिए अगर 50,000 रुपये का रेंट है और 4 फ्रेंड हैं तो 12,500 रुपये का रेंट पर मंथ आपको देना पड़ेगा। और अगर हस्बैंड वाइफ का केस है और 50,000 रुपये का रेंट है तो उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 25,000 रुपये हस्बैंड पे करेगा, 25,000 वाइफ पे करेगी, वही मंथली। 6-6 महीने का या 3 महीने का कोई भी सिस्टम नहीं, या अल्टरनेट मंथ का कि आज मैं दे रहा हूँ इस महीने, अगले महीने आप दे देना, अगले महीने आप दे देना, अगले महीने आप दे देना, उसमें आपके HRA कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा। मंथली ही रेंट पे करना पड़ेगा आपको। देखिए कुछ केस में ऐसा भी होता है कि टेनेंट तो सिंगल है लेकिन लैंडलॉर्ड 2 हैं। यहाँ मैंने आपको जो बताया था कि टेनेंट 2 हैं, लैंडलॉर्ड 1 है, यहाँ उल्टा केस है कि टेनेंट 1 है, लैंडलॉर्ड 2 है। तो अब क्या करें, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने किसी को किराए पे दे रखा है, तो ये हस्बैंड वाइफ अगर हैं और ये सिंगल टेनेंट है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, दोनों का ही पैन कार्ड अटैच कर दीजिए, उनका दोनों का ही एड्रेस दे दीजिए, आप दोनों को ही एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी कि दो जो रेंट पे कर रहे हैं, दोनों का रेंट सपोज आपका 20,000 बनता है, 10,000 इनको, 10,000 इनको, तो 20,000 का जो रेंट है वो आपके HRA कैलकुलेशन में 20,000 ही माना जाएगा, प्रोवाइडेड आप दोनों के पैन नंबर दे दें और एड्रेस भी दे दें। दोस्तों ध्यान रखिए, जो रेंट एड्रेस है और जो एग्रीमेंट है वो आपके ऑफिस के पास में होना चाहिए। मेरे पास ऐसा एक बार एक केस आया था कि एक आदमी गुड़गांव जा रहा था, पेरोल हमारे पास है, और उसने जो अपना रेंट एग्रीमेंट दिया HRA का वो बिहार का दिया, क्योंकि उसके बिहार में कोई रिलेटिव रहते हैं, वहाँ का उसने मेरे को वो दे दिया। बहुत फनी था लेकिन मैंने उसका क्लेम लिया नहीं। तो प्लीज़ ध्यान रखें, ऐसा ना हो एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए आप कहीं का भी रेंट एग्रीमेंट बना के दे दें, उससे इमेज तो ख़राब होती है और अगली बार जो जेन्युइन चीज़ होगी वो भी डाउट में आती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों मैंने एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो एडिशनल ऐड करा है कि अगर आपका रेंट 50,000 से ऊपर है वो आपको HRA में एग्जम्पशन तो मिलेगी, लेकिन सरकार ने 50,000 से ऊपर पे 5% का TDS भी लगा रखा है। तो ध्यान रखिए, अगर आप 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहे हैं किसी को, लैंडलॉर्ड को, तो हर महीने का 5% TDS आपने काट के पे करना है उसको। HRA मिलेगी, ये एडिशनल पॉइंट है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग HRA क्लेम करते हैं 70,000 रुपये, 60,000 रुपये, लेकिन वो 5% TDS नहीं काट रहे हैं। ये अलग कंडीशन है, ये अलग लायबिलिटी है। जो रेंट पे कर रहा है वो 5% TDS काटेगा, भले ही उसका बिजनेस नहीं है, सैलरी वाला है तो भी काटेगा। ये सभी के लिए है और ये पर्सनल यूज़ के लिए है तो ही है, ये बिजनेस वाला तो काटते ही काटता है। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं HRA भी क्लेम कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास हाउसिंग लोन भी है और ये भी है HRA, क्या मैं दोनों क्लेम मिल जाएंगे मेरे को? जो 2 लाख का मैं होम लोन ले रहा हूँ और HRA दोनों मिल जाएंगे? दोस्तों देखिए, इनकम टैक्स के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको HRA मिलेगा, इनकम टैक्स का लोन नहीं मिलेगा। HRA भी मिलेगा और होम लोन भी मिलेगा, आपको ही दोनों मिलेंगे, दोनों के दोनों ही आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका HRA 2 लाख बनता है, 2 लाख ये भी मिलेगा, और हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख है, तो 2 लाख वो दोनों मिला के 4 लाख, तो आपकी सैलरी में से 4 लाख के 4 लाख माइनस होंगे। देखिए, अगर लैंडलॉर्ड के पास पैन नहीं है तो वो फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दे सकता है, लेकिन प्लीज़ आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप उससे पैन कार्ड जरूर लीजिए। तो जब भी रेंट एग्रीमेंट साइन कराएं तो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपके लैंडलॉर्ड के पास पैन हो, क्योंकि फॉर्म 60 जो होता है वो कंपनियां लेती नहीं कई बार और दिक्कत करती हैं, तो आपको HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आप इस भरोसे बैठे रहे कि पैन कार्ड अप्लाई कर देगा, मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत आती है। तो प्लीज़ ये इंश्योर कर लें कि आपके लैंडलॉर्ड के पास पैन कार्ड जरूर हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपने रेंट एग्रीमेंट भी अच्छा बनाया, पैन कार्ड भी दिया, लेकिन HRA एग्जम्पशन नहीं मिली, तो आप चिंता ना करें, आप इसको डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हैं जब आप ITR भरेंगे अगले साल जब भी। तो प्लीज़ परेशान ना हो कि हमारा HRA कंसिडर नहीं किया गया किसी वजह से।